जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी ये 30 दिन सिर्फ ये आपका है, ठीक है। आपने जो पढ़ा, अब कुछ भी आपको नया ट्राई नहीं करना है, ठीक है। आपने जो भी हथियार तैयार किया है इस वार को जीतने के लिए, आपको बस वही यूज करना है। जो आपको ड्रीम डोज ने दिया है उसका आज हम प्रूफ रखने वाले हैं, ठीक है। ये एक्साइज इन्फोर्समेंट एसआई का अभी मेंस का एग्जाम हुआ है, बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। 25 अराउंड क्वेश्चंस आपके जीएस से थे, ठीक है। और मैं आपको कह सकता हूं कि 70 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको जो पढ़ाया गया है वीडियो पीडीएफ, ठीक है, उससे आपका आया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे, बट कम समय में अगर इस एग्जाम को निकालना है, आपके पास समय नहीं है, तो जो हमने आपको दिया है उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक क्वेश्चंस में आपको बताते हुए चलूंगा कि हमने यहां पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ठीक है। और एक बोलते हैं ना श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर है, एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट रहो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो। अंत का ये 30 दिन सिर्फ आपका है, आपको याद रखना है। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो, चाहे आप मुझे ऐप पे देख रहे हो, 180 प्लस टॉपिक, 170 180 के बीच में आपको टॉपिक हमने आपको बताया है। ऐप पे अगर आप जाओगे, लिखा होगा दरोगा 1799 सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज आप वीडियो उठाओगे यहां से और देख लीजिएगा कि हमने आपको क्या क्या कहा है पढ़ाने के लिए। अभी ये पेपर हम आपके सामने रख रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस में बताते हुए चलूंगा, हमने यहां पढ़ाया, यहां पढ़ाया और ये आया है। क्वेश्चंस जितने भी होंगे आप थोड़ा दिमाग ये लगाइएगा, ठीक है, कि सर ने जो पढ़ाया है, जो कंसेप्ट चीजें बताई है, ठीक है, उसको मैं याद रखूं, ठीक है। स्पेशली मैं साइंस का और पॉलिटी का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके स्टेटमेंट और एसर्शन क्वेश्चन आएंगे। क्या स्टेटमेंट सही है, क्या एसर्शन सही है, या दोनों सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। घबराइएगा नहीं, वो इजी होते हैं क्वेश्चंस। बस आपको बोलते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर आपको सोचना है, एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर, और आप मेरिट लिस्ट में हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपको YouTube पे भी अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो आपको दिखेगा। आप YouTube पे जाओगे और मारोगे बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय ड्रीम डोज, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिएगा। और अगर आप ऐप पे जुड़े हुए हो, श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़े हुए हो, तो आपको वीडियो पीडीएफ सब चीज दिया गया। ये 30 दिन भी काफी है आपका एग्जाम निकालने के लिए। इसमें करंट के क्वेश्चंस नहीं है, करंट जितना दिया गया है वो मोर देन इनफ है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए हमने एक वीडियो दिया था आपका, 1 घंटे का वीडियो दिया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमने मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री का डेट हमने कवर किया था। अब 1 घंटे के उस वीडियो से देखिए कितने क्वेश्चंस आए। तो जितने भी वीडियोस आपके ऐप पे अपलोडेड है, मिस मत करना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक भी वीडियो मिस मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउंड, ठीक है। तो जो तालीकोटा का युद्ध था, जिसको राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहा, किस नाम से जानते हैं? राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था ये पूछा गया है। टॉपिक कौन सा है? मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ये फिर रिपीट होगा ये टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी के बारे में मैंने आपको बताया था, विजयनगर और बहमनी के बारे में। तो मैंने आपको यह समझाया था कि जिसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत समय में जिस पे आपको मोस्ट फोकस्ड रहना चाहिए, वो रहना चाहिए विजयनगर डायनेस्टी। ये है आपका बैटल ऑफ तालीकोटा, ऑल्सो नोन एज राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके बीच में फाइट किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य प्लस किसके बीच में? वर्सेस बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का अगर हम लोग बात करते हैं, बेसिकली डिफरेंट भागों में ये डिवाइडेड था, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा बिदर था, ठीक है, अहमदनगर था, ठीक है, बिदर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकोंडा हो गया, ठीक है, और बीजापुर हो गया। टोटल 5 थे, पर बराड़ जो था इसमें भाग नहीं लिया था। तो पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य का कौन सा ऐसा भाग था जो इस युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो बराड़ जो था इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। 5 में से 4 भाग लिए थे, एक था बिदर, ठीक है, अहमदनगर, उसके बाद आपका गोलकुंडा और आपका बीजापुर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके बीच में हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था। आपको अच्छे से याद रखिएगा, और इसमें विजयनगर हार गया था, ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है।
अब जो ये विजयनगर साम्राज्य है से क्या क्या क्वेश्चन, स्पेशली मैं दरोगा और बिहार पुलिस दोनों को लेते हुए चलूंगा, ठीक है। अभी विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागलपुर शहर, ठीक है, नागलपुर, जो नागलपुर सिटी था, ठीक है, ये किसने बसाया था? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं तुल्लुक डायनेस्टी के, तुल्लुक डायनेस्टी के महान शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो कृष्णदेव राय अपने माता जी के नाम पे एक शहर इन्होंने बसाया था जिसका नाम था नागलपुर सिटी। तो नागलपुर सिटी ये पूछा गया था, नागलपुर सिटी किसने बसाया था? तो आपका कृष्णदेव राय ने बसाया था। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं फिर से कहता हूं, कोई भी आपको इस तरीके से कनेक्ट करके कोई नहीं बताएगा। अब कौन बताएगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे स्पेशली दरोगा में? तो वो इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि सर ने जो दे दिया है वही पढ़ना, उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया आपका नागलपुर सिटी। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहां से पूछा गया था कि जो आमरम जो होता है, आमरम, आमरम, आमरम इस तरीके से सब लिखा होता, आम, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो आमरम। तो बहुत तरीके के क्या होते थे, मिट्टियां, मतलब बहुत तरीके के खेत होते थे, नॉर्मल लैंग्वेज में आप सुनोगे, ठीक है। तो आमरम जो मिट्टियां होती थी, आमरम जो आपका जो ये खेत जो दिए जाते थे, ये किसको दिए जाते थे? जैसे कि उपाली आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से था, तो पूछा गया था एग्जाम में, आमरम जो ये शब्द है बेसिकली ये क्या था? तो आमरम जो ये शब्द था ये आपको याद रखना है, ये ऐसे भूमि होते थे जो आर्मी को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? आर्मी को। मैंने विजयनगर साम्राज्य बहुत ही सुंदरता से मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज आप ऐप पे जाके जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आमरम शब्द जो था ऐसे भूमि थे जो आर्मी को दिया जाता था, ठीक है। और बैटल ऑफ टालीकोटा कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये आमरम वाला याद रखना, नागलपुर सिटी याद रखना, ठीक है। जो आपका कृष्णदेव राय है से जरूर याद रखेगा, उनको उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, जैसे कि जाम्बिका ग्राम हो गया, ठीक है। बुक उन्होंने लिखा था, अमुक्त माल्याद हो गया, अमुक्त माल्याद किसने लिखा है, जाम्बिका ग्राम किसने लिखा है, ये सब किताबें किसने लिखा है? तो आपका कृष्णदेव राय ने लिखा है, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, इतना चीज आपको याद रखना है क्योंकि सब क्वेश्चंस आपको देखना है। विजयनगर साम्राज्य, ये क्वेश्चंस आपका कराया हुआ है दो जगह, एक तो विजयनगर साम्राज्य में और दूसरा जो आपको कराया गया 1 आवर का जो वीडियो दिया गया था। दूसरा है आपका, अब ये क्वेश्चन देखो, आप यूट्यूब पे जाके अभी भी देखना, पूरा ज्योग्राफी आपका हमने पढ़ाया है, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जियोथर्मल, जितने भी भूतापीय ऊर्जा प्लांट जो है, जियोथर्मल एनर्जी जितना भी है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए। यहां पूछा गया था कि मणिकर्णा जियोथर्मल पावर, और याद रखिएगा क्वेश्चन को मैंने खुद बना दिया, जितना याद है उस हिसाब से, ठीक है, लोगों को याद था उस हिसाब से हमने इसको प्रॉपर फ्रेम कर दिया क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ। देखिए, तो मणिकर्णा जियोथर्मल पावर प्लांट जो है कहां लोकेटेड है? 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे गए इससे। पहला तो आपको जो पूछा गया था, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, मणिकर्णा, ठीक है। तो मणिकर्णा जो है ये आपका हिमाचल में, कहां है आपका? हिमाचल में। कहां है आपका? हिमाचल में। दूसरा जो आपका 2 क्वेश्चन और आपको पूछा गया है जियोथर्मल से, पूगा वैली से। पहला तो आपको पूछा गया था, ठीक है, कि पूगा वैली जो है ये कहां है? पूगा वैली, पूगा वैली, ठीक है। पूगा वैली आपका कहां है? एक बार ये दरोगा में पूछा गया, तो ये है आपका लद्दाख में, ठीक है। ये जाके देख लेना, इवन यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें देखोगे हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इतनी सुंदरता से पूरा ज्योग्राफी कराएगा, आप जाके देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखो, तो पूगा वैली, तो एक बार पूछा कि पूगा वैली जो है, ठीक है, पूगा वैली कहाँ है? तो लद्दाख में है, एक बार ये पूछ लिया। दूसरा बार पूछा था कि पूगा वैली जो है किस चीज के लिए फेमस है? तो ये भी आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए या जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है, आपको याद रखना है, जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस। तो एक बार ये पूगा वैली, 2 बार ये पूछा गया है। एक ये मणिकर्णा आपने अभी देख ही लिया, हिमाचल आपने देख लिया, और एक जो आपका पूछा गया था सोहना, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, सोहना। तो सोहना आपका जो भूतापीय ऊर्जा है ये कहाँ है? तो आपका सुहाना लगता है सुबह का, हरियाली, तो आपको याद रखना है हरियाणा। तो ये तीनों याद रखना, सोहना, ठीक है, जियोथर्मल है, हरियाणा, ठीक है, मणिकर्णा आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, और पूगा याद रखना है आपको लद्दाख। और भी है, ठीक है, जैसे तातापानी हो गया, ठीक है, तातापानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तातापानी, ये सब याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो तातापानी भी याद रखोगे। अब याद रखो जो हिमाचल है, इससे एक पूछा गया था दरोगा में क्वेश्चन, आपको जितने भी पर्वत दरे हैं उससे भी पूछा जाता है। तो हिमाचल से पूछा गया था देवास, तो मैंने बोला था देव जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? आपके पर्वत पे रहते हैं, तो देवास हो गया, ठीक है, सिप किला हो गया,
तो देवास हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, देवास और सिपकिला दर्रा, ठीक है। ये कहाँ है? देवास, सिपकिला, कुगती, ठीक है। देवास, सिपकिला, कुगती, देवास, सिपकिला, कुगती, देवास, सिपकिला, कुगती, ये तीनों जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, और यहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं देवास वाला। सिक्किम से क्या पूछा गया था? तो सिक्किम से ये पूछा गया था, ठीक है, कि जो नाथुला एंजेलिपा, ये आई थिंक 2400 वाला में पूछा गया था कि नाथुला एंजेलिपा जो दर्रा है, नाथुला एंजेलिपा जो दर्रा है वो कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने भूतापिया वाला मैंने बता दिया। ये भी क्वेश्चंस आपका इवन यूट्यूब पे भी ये मैंने करवाया, तो आप ये जाके देख सकते हो। इवन वन शॉट जो वीडियो है ज्योग्राफी का, सिर्फ वन शॉट वीडियो से देखो पूरा क्वेश्चन आया, ध्यान देना। ये मैं इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि यहां से आए, यहां, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बट एग्जाम से पहले कम समय में हमने आपका पूरा का पूरा दिमाग में ड्रिल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपने ट्रस्ट किया है, आप निकाल रहे हो एग्जाम। हु रोट द पोएम उल्टा भासी? अब देखो ये जो क्वेश्चन है कबीर से पूछा गया है, और कबीर से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, बट ये वर्ड शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है। ये वाला आपको नहीं पता होगा। कबीर से क्या क्या पूछा? जो उल्टा भासी जो है, उल्टा भासी, ठीक है, ये किसका कृति है आपको पूछा, किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जो है कबीर का है। अब कबीर से याद करो, एक आपका 2213 में पूछा गया था कबीर से, और फिर से कबीर से पूछ लिया है, ठीक है। तो कबीर से देखो आप जाना, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताया था, अगर आप सच में अगर फॉलो करते हो तो, ठीक है, हमने बताया था कि एक है आपका भक्ति आंदोलन और एक है आपका सूफी आंदोलन। तो अगर आपको मुझसे पूछोगे कौन सा पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस रखना है, तो आप बोलोगे भक्ति आंदोलन, क्योंकि सर ने बोला था। देखो भक्ति आंदोलन यहां भी पूछा गया, देखो, और अभी आपका बीपीएस या किसी में हुआ था, मैं अभी वो भी बताता हूं। तो देखो ये भक्ति आंदोलन से उल्टा वासी आपको याद रखना है। प्लस क्वेश्चन पूछा गया था जो बीजक जो है, बीजक ये किसके काव्यों का संग्रह है? बीजक। तो बीजक प्लस आपका उल्टा भासी, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड? उल्टा भासी किससे रिलेटेड है? तो ये दोनों जो है बीजक और उल्टा भासी, ये कबीर से रिलेटेड है, कबीर से रिलेटेड है। अच्छे से याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? कबीर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। तुलसीदास से क्या पूछा गया था? तो याद करो, कवितावली, ठीक है, याद रखना। मैं बताऊंगा अभी कौन सा पूछा गया था। कवितावली, ठीक है, गीतावली, गीतावली, ठीक है। और विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तो ये वाला आपका पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, विनय पत्रिका एकदम पक्का याद रखना, विनय पत्रिका। और तुलसीदास ने ही लिखा है आपका रामचरितमानस। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था कि रामचरितमानस किसने लिखा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रामचरितमानस जो है, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको याद रखना है जो रामचरितमानस जो है आपको किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है रामचरितमानस जो लिखा गया है ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास का बात करें तो आपको याद रखना है कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों आपका तुलसीदास से है। सूरदास से अभी पूछा था, सूरदास से तो सुर लगा होता है, सूरावली ये सब, ठीक है, तो वो तो कर लोगे। पर जो पूछा गया था वो पूछा गया था साहित्य लहरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य लहरी। तो 100 फॉर साहित्य, 100 फॉर सूरदास, इस तरीके से याद रखना, साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी किसके द्वारा है? तो आपको याद रखना है साहित्य लहरी जो है ये जो है आपका सूरदास से। भक्ति आंदोलन देखोगे तो एक और पूछा लिया गया था, ठीक है, जो पूछा गया था आपका महाराष्ट्र में जो भी संत हुए थे तुकाराम से आई थिंक पूछा गया था, ठीक है, अभंग पूछा गया था, अभंग, ठीक है। तो एक बार अच्छे से जितना आपको दिया गया है प्लीज आप जाके पढ़ लीजिएगा, आपका जो भक्ति आंदोलन दिया गया है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आते हैं करेक्ट अरेंजमेंट फ्रॉम लो टू हाई पीएच। पीएच का फुल फॉर्म भी आपको पूछा गया था बिहार पुलिस में। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक चीज दिया होगा, पूछा गया, इसको अरेंज करना है, ठीक है। क्या करना है? इसको अरेंज करना है। देखो क्वेश्चन जो आया था थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, पर मैं बताते हूँ, ये तो डायरेक्ट आया हुआ था, इसी तरीके से आया हुआ था। मणिकर्ण का भाई इसी तरीके से था, बैटल ऑफ ये सब डायरेक्ट था, ये सब डायरेक्ट था। इसको अरेंज करने के लिए इस तरीके से आया हुआ था, थोड़ा कि पीएच के हिसाब से इसको अरेंज कीजिए, छोटा से बड़ा। देखिए सबसे कम पे ध्यान देना कि पूछा क्या है, छोटा से बड़ा पीएच, इसको अरेंज करना है। यहाँ है टोमेटो है, लेमन है, कैरेट। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखो, तो इसका जो सही होगा ये होगा लेमन।
लेमन आपको पता है, लेमन जितना भी खट्टा फल होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, और लेमन का जो पीएच मैंने आपको बताया था अराउंड 2.4 होता है। उसके बाद देखिए, अब हमको ये नहीं पता रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड का पीएच कितना होता है, बट ये हमने आपको अच्छे से समझा है, जाके देख लेना। टाइप्स ऑफ एसिड में मैंने पढ़ाया है कि जो भी नेचुरल एसिड होते हैं वो वीक एसिड होंगे। अरे सिंपल सी बात है ना, जो नेचुरल एसिड होंगे, जो खाना मतलब टमाटर में क्या मिलता है आपको पता होगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो टमाटर हम लोग खाते हैं, अगर ज्यादा खतरनाक एसिड होगा या उसका पीएच बहुत कम होगा तो सिंपल सी बात है वो तो हमारे लिए सही नहीं है। तो याद रखिएगा, टोमेटो में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, तो इसके ये होगा, उसके बाद आपका ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपका टमाटर में मिलता है, और उसके बाद होगा आपका कैरोट। इसका जूस लिखा हुआ था, ठीक है, कि मान लो लेमन जूस हो गया, उसके बाद टमाटर जूस हो गया, और उसके बाद गाजर का जूस हो गया। तो पीएच देखोगे तो सबसे कम पीएच इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। अब ऑक्जेलिक एसिड का बीपीएचसी का क्वेश्चन पूछोगे, देखोगे तो उसमें पूछा गया है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ था, पूछा था किसका है। तो याद रखिएगा, ये भी सब चीज आपको करवाया हुआ है, C2H2O4, ठीक है। जो ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला है ये है C2H2O4। एक बार जरूर देखिएगा, मेरे दिमाग में आया तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये यही है, C2H2O4 जो है इसका ऑक्जेलिक एसिड। एक और क्वेश्चन ऑक्जेलिक एसिड से आपको पूछा गया बिहार पुलिस में, ठीक है, कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जो पालक और टमाटर में मिलता है। तो याद रखिए, पालक और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना कौन सा ऐसा एसिड है जो दाग धब्बों को हटाने में, जैसे इंक का धब्बा लग गया, रस्ट लग गया, जंक लग गया, तो इस टाइप के धब्बा को हटाने के लिए, तो याद रखिएगा धब्बा को हटाने के लिए, ठीक है, वो भी ऑक्जेलिक एसिड। कैरोट आपको पता होगा, ठीक है, और कैरोट का जो ऑरेंज कलर होता है नारंगी, वो क्यों होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण। ये भी याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते थे, ये सब समझाया हुआ है। साइंस तो फिर सोचना ही नहीं है, ठीक है, साइंस आपके सामने कुछ नहीं, आप कर लोगे आराम से। बॉक्साइट किसका अयस्क है, इजी था क्वेश्चन, आप कर लोगे। देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का अगर बात करें तो एक याद रखोगे बॉक्साइट, ठीक है, एक याद रखोगे क्रायोलाइट, एक याद रखोगे फेल्ड्स्पर। फेल्ड्स्पर याद रखना, एक बार ESI के आई थिंक प्री में या मेन से पूछा था, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा कौन होता है, उसमें फेल्ड्स्पर दिया हुआ था, तो इसको आप टिक मारिएगा जब फेल्ड्स्पर अगर वहां दिया होगा, ठीक है। तो बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, फेल्ड्स्पर हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब आपका अयस्क है। याद रखिएगा किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है ये सब एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम से और आपका क्या पूछा था, जल्दी याद करो, बिहार पुलिस में ऑप्शन दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब मैं ये सब चीज समझा चुका हूं क्या है एम्फोटेरिक, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, दो तो कम से कम याद रखो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसका जो अयस्क है बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, और आपका फेल्ड्स्पर है। और भी है बट इतना याद रखो। जिंक, जिंक याद रखना, ठीक है। जिंक का जो आपका अयस्क होता है वो कैलामाइन, कैलामाइन। तो कैलामाइन जो है किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है, ठीक है। बाकी उसका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आयरन से एक क्वेश्चन बस याद रखना ना कि आयरन पे जंक लगता है, ठीक है, तो जंक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तो जंक का फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला पूछा गया था, जंक का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये इजी था क्वेश्चंस, इसको क्या कर सकते हैं, बाकी जो मैंने बताया वो याद रखिएगा। एक पूछा था कि कौन सा चिकित्सा उपकरण चुंबक तत्वों पर आधारित है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका मैग्नेटिज्म का आपको यूज किया जाता है, ये आपको पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा हमने बहुत बार कर रखा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखना, इसका हो जाएगा आपका MRI। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक, इसमें नाम में ही M है, M मतलब मैग्नेट, और मैग्नेट का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ECG, इसमें कंफ्यूज मत करना, एक है आपका ECG। ECG कहाँ यूज होता है, आपका हार्ट का देखने के लिए, हार्ट आपका सही से काम, हार्ट बीट नापता है, ठीक है। तो ECG जो होता है हार्ट के लिए होता है। ECG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 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 ठीक है। और एक होता है आपका EEG,
ईईजी किस में यूज होता है? तो ईईजी जो यूज होता है ये होता है आपका किस में? तो आपका ब्रेन का टेस्ट करने के लिए ब्रेन ठीक से काम कर रहा है, कहीं आप एबनॉर्मल तो नहीं हुआ, किसी के याद में आपने अपना दिमाग तो खत्म नहीं कर लिया है, ठीक है। तो ईईजी, तो ये जो होता है आपका ब्रेन का एक्टिविटी को चेक करता है कि ब्रेन आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ईईजी क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो, इसका फुल फॉर्म सब पक्का याद, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? हार्ट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये ब्रेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद है आपका सीटी, सीटी स्कैन बोलते हैं ना, यहां गिर गए हो तो यहां सीटी स्कैन, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आपको याद रखना है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। जैसे कि आप याद रखो स्टेथोस्कोप, जो आप डॉक्टर जो लगाता है आला, उसको क्या बोलते हैं पूछेगा कोई, क्या बोलोगे फिर? पता रखना है इसको, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। और किस फेनोमेना पे काम करता है? तो प्रवर्तन पे, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, प्रवर्तन पे। तो जो आला जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे, स्टेथोस्कोप। और उसी तरीके से जो प्रेशर नापने के लिए क्या होता है? स्पाइग्नोमीटर, अगर मैं बोलूं कि जो आप जो प्रेशर नापते हैं, प्रेशर हमेशा धमनी पे नापा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो प्रेशर जो नापा जाता है वो आर्टरीज का नापा जाता है, किससे नापा जाता है? तो आपको याद रखना है किससे नापा जाता है? स्पाइग्नोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। और याद रखना एक होता है पेसमेकर, पेसमेकर किससे रिलेटेड है? पेसमेकर किससे रिलेटेड है? तो आपका अगर हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया जाता है, पेसमेकर से आपका किया जाता है। डायलिसिस वर्ड किससे रिलेटेड है? डायलिसिस किससे रिलेटेड? जब किडनी सही से काम नहीं करता है तब लोगों को डायलिसिस करवाना होता है, ठीक है। बाकी सब चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद है मधुशाला। देखो क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो आपका, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो उनका एक नाम दिया हुआ था, क्या नाम था? जयशंकर त्रिपाठी, आई थिंक जयशंकर प्रसादी नाम था उनका, ठीक है। उसमें से दिया था इसमें से कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया, इस तरीके से दिया हुआ था। तो उसमें जो बुक का नाम था, तो बट उसको उस तरीके से मैंने बना दिया कि मधुशाला वाज रिटन बाय। ये भी आपको जो मैंने 2 वीडियो दिया था, ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, जाके देखना, उसमें मैंने ये करवाया है, ठीक है। जाके एकदम बोल रहा हूं मैंने करवाया, ठीक है, जाके देख लेना मधुशाला। अगर नहीं करवाया तो बोलना, 2 ट्रिक वाला मैंने वीडियो दिया था, ठीक है, आपका बुक्स वाला देखना जाके। तो वही था कि इसमें से कौन सा जो जयशंकर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो उसमें था ऑप्शन में आपका मधुशाला, जो कि आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो यहां पूछा कि मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये देखो, अगर ये सब भी अगर आपको मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है, तो आप सोचो कितना प्रिसाइजली चीजों को मैंने करवाया है, ठीक है। प्रिसाइजली, इतना प्रिसाइजली कहां से आपको मिलेगा कोई। मैंने ये भी करवाया कि मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया, आप जाके देखना, ठीक है। और सिर्फ 2 वीडियो का कमाल है, 2 वीडियो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स का करवाया था, हरिवंश राय बच्चन, इसमें जाके आप देखना, ठीक है। उसी प्रकार से महादेवी का याद रखेगा, यमा जो कृति है, ठीक है, ये किसका कृति है, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है, महादेवी वर्मा का, तो यमा याद रखना। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से भी जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निराला के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोला जाता है उनको। और इन्होंने जो लिखा था, याद रखिएगा, इनका जो बुक का नाम था, एक तो था आपका अनामिका और एक जो था अप्सरा। अनामिका ए याद रखना, अनामिका एंड अप्सरा। तो अनामिका एंड अप्सरा जो लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना, अनामिका और अप्सरा जो लिखा गया है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया कमयाइनी लिखा गया, कमायनी लिखा गया, ठीक है, कमयाइनी लिखा गया, कमयाइनी, ठीक है, क्या लिखा गया, कमयाइनी इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो बोल रहा हूं एकदम दिमाग में छापते हुए जाना है, ठीक है। क्या लिखा गया है, कमयाइनी लिखा गया, कमयाइनी लिखा गया है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये भी आपके क्वेश्चंस किए हुए। अब इतना इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं आपको करवा दे रहा हूं तो फिर क्या ही है, ठीक है। हमने आपको बोला था, अब जाके देख लेना,
आपका शिवाजी से कंफर्म है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जब भी पेपर होता है। देखिए पूछा जाएगा शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, रायगढ़ फोर्ट, आपका प्रतापगढ़ फोर्ट, ये सब पूछा हुआ। ये इस बार इसलिए भी न्यूज जो शिवनार पोर्ट है वो करंट के हिसाब से भी बहुत ही न्यूज में है अभी, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो शिवनार पोर्ट में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो ये याद रखोगे, ठीक है। इनका देहांत कब हुआ था, 1680 में हुआ था, याद रखिएगा। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा गया है इनका समय काल से, ठीक है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, 1627 में, ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ, 1674 में, इनका देहांत कब हुआ, 1680 में, आपका फिर से सूरत का पहला लूट कब हुआ, सूरत का दूसरा लूट कब हुआ, एक सीरीज में बताया गया था, ठीक है, वो पढ़ना है। तो एक तो इस बार तो ये डायरेक्टली पूछ लिया कि उनका जन्म कब हुआ, एक बार इनका पूरा समय काल पूछ लिया था, दो क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इनका शिवाजी का जो कैपिटल था ये कहाँ था, तो याद रखिएगा रायगढ़, याद रखिएगा। इनका जो शिवाजी का प्रारंभिक कैपिटल जो था वो रायगढ़ था, बाद में इनको मरने के बाद सतारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोगों ने गलती किया, रायगढ़ इनका कैपिटल था, याद रखिएगा। आगे चल के इनके देहांत के बाद जब इनका बेटा लोग आता है संभाजी और राजा राम में झगड़ा भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा रायगढ़, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इनका जो पोता था साहू, साहू के बारे में आपने सुना होगा, साहू, ठीक है, साहू, ये वही साहू है जो बैटल ऑफ खेड़ा में आपका किससे लड़ता है, तो बैटल ऑफ खेड़ा में किससे लड़ता है, ताराबाई से। और ताराबाई से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जब औरंगजेब शासन कर रहा था, ठीक है, तो कौन सी महिला थी जो मराठा साम्राज्य को संभाले रखी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा ताराबाई। तो बैटल ऑफ खेड़ा 1707 में होता है साहू के साथ आपका ताराबाई का। पूछा क्या गया था कि साहू को किसने छोड़ा था, क्यों, क्योंकि साहू को कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो साहू को जो छोड़ा गया था, जो इनके पोते थे, ये थे आपके मुअज्जम। ये मुअज्जम कौन था, तब बहादुर शाह प्रथम के नाम से, उत्तर मुगल काल में मैंने आपको पढ़ाया था, बहादुर शाह प्रथम जिसका नाम मुअज्जम था, और उसने साहू को छोड़ा था, और ये इनका क्या था, इनका पोता था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा इनका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए, मतलब मराठा साम्राज्य से। एक तो और ये पूछ लिया था कि जब मराठा साम्राज्य का जो पावर है, ठीक है, पेशवा के अंदर आता था, पेशवा का सीक्वेंस पूछा था। पेशवा सबसे पहले कौन आया था, बालाजी विश्वनाथ पहला, ठीक है, उसके बाद बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर आए बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव आए, ठीक है। उसकी इसी तरीके से आपका सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये भी था, ठीक है। तो ये 2-3 है, बस इतना ही है। तो उसमें आपको एक चीज वो याद रखना है। बाकी एंग्लो मराठा वार जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। एंग्लो मराठा वार से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि पहला एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, तो 1775 से लेके 1782 के बीच में हुआ था। और इसमें वेरेन हास्टिंग इसका क्या था, आपका गवर्नर था इस समय, 1775 से 1782। और 1782 में क्या हुआ था, आपका बैटल ऑफ सलवाई हुआ था, याद रखना, सलवाई, बैटल ऑफ सलवाई कब हुआ था, तो 1782 में। तो ये पहला एंग्लो मराठा वार था। दूसरा कब हुआ था, 1803 से लेके 1805, 1803 से लेके 1805। इस समय कौन था आपका गवर्नर, कौन था, तो इस समय था वेलेस्ली। वेलेस्ली का समय काल क्या है, 1798 से लेके 1805। तो इस समय कौन था, वेलेस्ली था, ठीक है, वेलेस्ली। और इसमें से कौन सा आपको याद रखना बोला था, तो 1802 में जो एक चीज होता है वो आपको याद रखना है। यहाँ है बैटल ऑफ सलबाई, और ये 1802 में क्या होता है, बैटल ऑफ बेसिन होता है, सॉरी बैटल बोल रहा हूँ, या संधि होता है, ठीक है। सलबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782 में हुआ था, ठीक है। प्रथम एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, तो 1775 से लेकर 1782 में हुआ था। दूसरा एंग्लो मराठा वार कब हुआ था, तो 1803 से लेकर 1805 वेलेस्ली के समय में हुआ था, ठीक है। और तीसरा से पहले याद रखो कि बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में। और लास्ट वाला जो हुआ था 1817 से लेकर 1818 में। और इसमें गवर्नर कौन था, तो आपका हेस्टिंग था, हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग था, ठीक है। और 1818 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ मंदोसर की संधि हुई थी। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्वेश्चन कोई ऐसा है, देखिए पढ़ने के लिए बहुत चीजें मैं सही बता रहा हूँ, कितना मराठा पर जो कहा गया बस उतना आपको पढ़ के जाना है, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना बोल रहा हूँ कब से, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डॉर्फिनर, किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। तो कितनी सुंदरता से मैंने आपको पढ़ाया था, फोटो भी दिखाया था, ठीक है। दो चीज मैंने पढ़ाया था कि जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिलीज किसके द्वारा होता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो बनता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है।
दो मैंने कंडीशन बताया था। एक मैंने बताया था अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाता है तो लोग बौना हो जाएंगे। तो यहां एक डिफिशियंसी मतलब किस हार्मोन क्या है कि किस किस मधुबाला छत्रपति शिवाजी महाराज डेफिशिएंसी। तो किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाएगा? तो सबको पता है ये है आपका ग्रोथ हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, ये एक चीज। प्लस मैंने इसका जस्ट उल्टा बताया था कि मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन का कमी हुआ तो ये वृद्धि हार्मोन का कमी हुआ तो लोग बौना हो जाएंगे। मान लीजिए कि वृद्धि हार्मोन का ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? उसमें जिंजिटिज्म हो जाएगा। ये बीमारी का नाम याद रखना, जिंजिटिज्म, ठीक है, जिंजिटिज्म। तो जिंजिटिज्म या एक्रोमील भी बोलते हैं इसको, एक्रोमाइगल कुछ इस तरीके से इसका वर्ड है, आप देख लेना। तो जिंजिटिज्म और एक्रोमाइल, जब भी ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा तो लोग बौना हो जाएंगे, ठीक है, डॉर्फिज्म बौना हो जाएंगे ग्रोथ हार्मोन के कारण। दूसरा, अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया तो लोग बहुत लंबा हो जाएंगे, तो वहां लंबा लिखा हुआ नहीं आएगा, जिंजिटिज्म या एक्रोमाइल, ठीक है, एक्रोमाइल, ठीक है। तो ये चीज याद रखेगा, ये बीमारी हो जाता है। उसके बाद आपका इंसुलिन से पूछा गया था दरोगा में क्वेश्चन कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? तो पहला जो ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका आता है वो है लीवर, और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है आपका इंसुलिन। और ये याद रखेगा ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड मतलब ये अंतस्रावी भी है और बाहरी स्रावी भी है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखेगा इंसुलिन में क्या होता है? तो जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्लस ये भी काफी चीज है, बट इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसुलिन से जो पाचन रस जो यहां इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो पेनक्रियास के द्वारा, इसको अग्नाशय बोलते हो, ठीक है। तो पेनक्रियास के द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया तो दूसरे नंबर का डाइजेस्टिव ग्लैंड, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? ठीक है, पाचन ग्रंथि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तो आपको पता है लीवर है। दूसरे नंबर का कौन है? तो आपको याद रखना है वो जो है आपका वो पेनक्रियास है। और पेनक्रियास से क्या निकलता है? आपका इंसुलिन निकलता है जो कि एक हार्मोन है, और पेनक्रियास से ही आपका क्या निकलता है? तो आपका डाइजेस्टिव जूस, पाचन रस निकलता है, और उस पाचन रस को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि उससे क्या निकलता है? ऐसा जूस निकलता है जो प्रोटीन का भी डाइजेशन करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, जो फैट का भी डाइजेशन करता है, जैसे कि लिप्सा हो गया, ठीक है, और आपका कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेस बोलते हैं। तो तीनों तरीके का जूस निकलता है। ये सब चीज आपको समझाया गया है, ये सब फिर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और आपको सही करके आना है। तो ये सब इजी है। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डॉर्फिज्म, तो कम से होता है बौना हो जाएगा, ज्यादा होगा तो जिंजिटिज्म हो जाएगा या एक्रोमाइल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन के बारे में भी मैंने बहुत चीज बताया। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। सबसे पहला था कि जो दांत का जो सरण होता है या टूथ जो आपका जो कैविटीज होता है, दांत का सरण होता है, जब 5.5 से पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहला ये दिया था। दूसरा, जो न्यूट्रल होता है मतलब जो उदासीन होता है उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ था कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसका कुछ गलत दिया हुआ था, पूछा था इसमें से कौन सा गलत है। तो गैस्ट्रिक जूस का याद रखिएगा 1.5 से लेके 3.5 के बीच होता है। एग्जाम में एक बार जो ईएसआई में ही पूछ लिया गया था, सेम कितना क्वेश्चंस रिपीट होता है यार, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा समय के साथ थोड़ा इनको ट्विस्ट कर दिया, बट ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है। आपको पूछा गया था इससे पहले वाला इन्फोर्समेंट एसआई में, ठीक है, पूछा गया था कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच कितना होता है, तो एग्जाम में उसमें दिया हुआ था 2.5 दिया हुआ था, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मतलब अमाशय रस का जो पीएच कितना होता है, तो उसका 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, ये 2.5 आपको याद रखना है, ठीक है। पीएच जो है उदासीन का कितना होगा? वो 7 होगा। और पीएच जो आपका पीएच आपका और क्या है, जो दांतों का सरण का जो पीएच होगा वो 5.5 से अगर कम होगा तो आपका दांत का सरण जो है ये होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा, मैंने तीनों आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ भी आपको पूछो विद इन ए सेकेंड आप आंसर दे दीजिएगा। तो ये पूछा टूथ डीके जो होता है ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 5.5 हो जाएगा, इसका आंसर आपको याद रखना है। टूथ डीके बिगेन विथ माउथ पीएच फॉल्स, मतलब इससे नीचे होगा
ये सब कराया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। कितनी बार बताओ तो, ये दांत सड़न होने लगा 5.5 से नीचे होगा, गैस पता नहीं कितनी बार रटवाया है ये सब, ठीक है। एक था ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, लेटिट्यूडनल डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया कि अगर ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो अगर मैं इसका लेटिट्यूडनल डिग्री अगर मैं मुख्य भूमि से लेता हूं, ये जरूर देखना मुख्य भूमि, लेटिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल मतलब क्या होता है, ये मतलब नॉर्थ, और ये होता है एक्सटेंड, तो ये कितना होगा, ये मुख्य भूमि कहाँ है, तो तमिलनाडु का कैप ऑफ कैमोरिन, वो मुख्य भूमि, आखिरी मुख्य भूमि अंत कहाँ है, तो तमिलनाडु का कैप ऑफ कैमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से है लेके आपका नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ। तो ये क्या हो गया आपका लेटिट्यूडनल, ठीक है, आपका अक्षांशीय लेटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 आपका 37.6 है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37.6 डिग्री, ठीक है, तो याद रहेगा। तो ये लेटिट्यूडनल है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये है आपका क्या, ऐसे मैंने कैसे याद किया था पता है इसको, 8.4 से लेके 37.6, इस तरीके से, ये डिग्री उग्री याद करोगे तो भूलोगे। तो 8.4 से लेके 8.4 नॉर्थ से लेके 37.6 आपका ये क्या है, ये लेटिट्यूडनल अक्षांशीय है। वही मैंने आपको बताया था, ये तो क्या आ गया, ये अक्षांशीय हो गया, ठीक है। वही अगर मैं आपको बताऊं, ये लेटिट्यूडनल हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कैसे था बताओ, लॉन्गिट्यूडनल यहां से लेके यहां, तो ये किसको काटेगा, ये होगा आपका, ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये क्या होगा, ईस्ट होगा। तो याद मैंने करवाया था, ये है आपका गुजरात का गौरी मोती, ठीक है, यहाँ एक लास्ट जो है आपका गौरी मोती एक गांव है, वो आखिरी पॉइंट है आपका पश्चिमी साइड का, ठीक है। और ये कितना है, ये मैंने आपको कितना बताया था, तो 68.7 से लेके यहाँ है आखिरी आपका, ये आपका किबुतु जो है आपका कहाँ है, अरुणाचल में, आखिरी आपका पूर्वी वाला भाग है। तो 68.7 से लेके 97.25, ठीक है। तो 68.7 से लेके 97.2 ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल याद रखिएगा। और ये है मैंने मुख्य भूमि से लिया है। अगर मैं इसको आइलैंड भी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं, मतलब द्वीपों को भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो सबसे जो लास्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबर में है, ठीक है। और ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, और ये है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। तो अगर हम लोग द्वीपों को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 6.4 से लेके 37.6 होगा। बट अगर मुख्य भूमि का सिर्फ बोलेगा तो 8.4 से लेके 37.6 होगा। याद रखिएगा, ये है ग्रेट निकोबार में, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से लेके ऊपर वाला जो ये है इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल है, ठीक है, याद रहेगा। और इधर वाला जो है ये है आपका गौरी मोता, ठीक है, जो कि गुजरात में है। और लास्ट में उधर जो है वो है आपका क्या है, किबुतु है, ठीक है। तो लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिग्री ये भी आप जाके देख लेना, सब चीज आपको करवाया गया है, बहुत ही इजी था, बस आपको पढ़ना है, जितना दिया गया बस उतना पढ़ना है, ठीक है। अब ये है कि रहेला बुक वाज रिटन बाय, रहेला जो बुक था ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया है। थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, 38 मिनट हो गया, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। रहेला बुक ये पहले पूछा जा चुका है, मैं बताता हूं कैसे पूछा गया था कि जो आपका, ठीक है, जो रहेला बुक है किसके द्वारा लिखा गया, इब्न बतूता। क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आपका जो इब्न बतूता है, ठीक है, वो कब आया था, तो 1333 में आया था, 1333 में, ये पहले पूछा जा चुका है। कब आया था, 1333 में भारत आया था। किसके समय काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना के, ये सब आपको पढ़ाया गया है, काजी बना के कहाँ भेजा था, तो आपका चाइना भेजा था, ठीक है। और इसका बुक का जो नाम क्या है, इब्न बतूता। अल-बुरूनी से भी क्वेश्चन पूछा था, इसी एग्जाम में पूछा था, और पहले भी पूछा जा चुका है कि अल-बुरूनी जो है कौन से सेंचुरी में आया था, ठीक है। तो 1017 में आया था, मतलब ये आपका 11th सेंचुरी में आया था, 11th सेंचुरी में आया था, ठीक है,
ये हम आगे भी डील करेंगे। और अल-बुरूनी किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। कौन से सेंचुरी में आया था? 11th सेंचुरी में आया था। ईयर बोले तो 1017 में आया था, ठीक है। और अल-बुरूनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि माना जाता है कि ये पहला मुस्लिम था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम था जो हिंदू टेक्स्ट्स को पढ़ा था, जैसे वेदा हो गया, गीता हो गया, ये सब किसने सबसे पहले पढ़ा था? कौन सा मुस्लिम था? तो अल-बुरूनी ही था। फाहियान किसके समय काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त डायनेस्टी में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि जो विधायिका होता है उसका मेन काम क्या होता है? तो आपको पता है विधायिका का मेन काम होता है कानून बनाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा था कि ये तो विधायिका हो गया, एग्जीक्यूटिव पूछा था कि कौन सा इसमें ने दूसरे क्वेश्चन में पूछा, यहां नहीं, इस एग्जाम में नहीं, एक पूछा था कि कौन सा, एक होता है लेजिस्लेटिव जिसको आप विधायिका बोलते हो, ठीक है, और एक होता है कार्यपालिका, ठीक है। एक विधायिका है, कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब आपका एग्जीक्यूटिव। तो पूछा गया था कि कौन सा जो एग्जीक्यूटिव का भाग नहीं है, उसमें ये दिया हुआ था। तो जो कैग जो है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लेना, जैसे कि कौन सा जो है आपका कार्यपालिका का भाग है, जैसे एग्जीक्यूटिव का भाग है, कौन सा नहीं है? तो कैग, कंपोर्ट एंड ऑडिटर जनरल, उसका भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये तो था मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, क्या होता है? तो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि विच डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट। देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें 4 स्टेटमेंट टाइप का, मतलब स्टेटमेंट टाइप से बना के दिया था कि इसमें से जो कौन सा है, ठीक है, जो गलत है। जैसे कि पूछ दिया कि पटना क्या है? तो उत्तर बिहार में है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? उत्तर बिहार में कहाँ है पटना? पटना तो मिडिल ऑफ दी आपका बिहार में, तो वो स्टेटमेंट गलत था, पटना रिलेटेड। मतलब मैपिंग से क्वेश्चन था, और मैंने कितनी बार आपको रटा रटा के बोला कि मैपिंग से पढ़ के जाना, कितनी सुंदरता से मैपिंग आपको बताया गया। तो यहाँ पूछा है कि विच डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो सबसे पूर्वी वाला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी वाला जो है सबको पता है वो किशनगंज है। देखो अगर हम लोग बिहार को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिहार को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिहार को, तो सबसे पूरब वाला जो जिला है, सबसे लास्ट वाला है, ये याद रखना, किशनगंज है। सबसे पूरब वाला कौन है? किशनगंज है, ठीक है। सबसे पश्चिम वाला कौन है? तो कैमूर है, कैमूर है, ठीक है। सबसे उत्तर वाला कौन है? तो वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण सबसे, पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में है, और सबसे दक्षिण में कौन है? तो आपका गया है, याद रखना। तो सबसे उत्तर में वेस्टर्न चंपारण है, दक्षिण में गया है, ठीक है, और आपका पूरब में आपका किशनगंज है, और पश्चिम में आपका कैमूर है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये मैपिंग पूरा देख के जाना, आपको पूछ लिया जाएगा कि बक्सर कहाँ है, ठीक है, आपका मधुबनी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए मधुबनी ऊपर है, बक्सर आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम वाले भाग में है। तो ये चीज आप एकदम करके जाना, ठीक है। लीडर ऑफ संथाल रिविलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। संथाल रिविजन जो हुआ था 1855 में हुआ था, ठीक है। ये कहां से कहां तक हुआ था? तो आपको पता है जो आपका भागलपुर से जो पूरा राजमहल पहाड़ी जो है पूरा का पूरा ये कवर करता था, भागलपुर राजमहल पहाड़ी, ठीक है। और ये 1855 में हुआ था। और सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव, 1855 सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव सभी थे, ठीक है, बट जो मेन 2 नाम है वो है सिद्धू कान्हू। कब हुआ था? 1855। कौन से वाले एरिया में हुआ था? तो याद रखिएगा कौन से वाले एरिया में हुआ था? तो भागलपुर राजमहल पहाड़ी वाले एरिया में हुआ था, ठीक है। यहाँ है बिरसा मुंडा, मुंडा रिवॉल्ट बहुत ही है, मुंडा रिवॉल्ट को हम लोग उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। और बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही हम लोग क्या मनाते हैं? जनजातीय दिवस, 15 नवंबर जनजातीय दिवस, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और सरायकेला जो चौक है, सरायकेला चौक जो आपका दिल्ली का है, उसका नाम चेंज करके बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया गया। और ठीक है, ये बिरसा मुंडा जो आपका हुआ था 1899 से लेके 1900 के बीच में ये आपका चला था। ये मेनली आपका छोटा नागपुर जो प्लेटू है, स्पेशली रांची वाले एरिया में आपका चला था, ठीक है, रांची वाले एरिया में चला था 1899 से 900। रांची वाला एरिया बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। लाला लाजपत राय से 2 बुक का नाम याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, प्लस यंग इंडिया। देखिए ये बुक है, ठीक है, ये पत्रिका नहीं। अगर यंग इंडिया पत्रिका लिखा हुआ आएगा तब वो महात्मा गांधी होगा। यंग इंडिया बुक लिखा आएगा तो लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, इनसे याद रखिएगा, ठीक है। कर लोगे, ये तो कुछ था नहीं ये सब, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, देखो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से बनाया हुआ था कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है रोहतास में है, लोएस्ट जो है आपका पूर्णिया में। तो इसी तरीके से अलग अलग करके ऑप्शन बनाया हुआ था। आता सब है आपको, वहां ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा, बाहर आके नहीं बोलेगा कि सर मेरा मिस्टेक हो गया इजी वाला, ठीक है।
अगर मिस्टेक करके आए, ठीक है, तो बहुत बड़ा गलती करोगे। तो एकदम शांति से पढ़ना, क्योंकि 26,000 अराउंड रिजल्ट आने वाले, आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे, घबराइए नहीं, ठीक है। बस जितना दिया गया ये करवाया गया बिहार स्पेशल में, ठीक है। वन शॉट वीडियो में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखो, हाईएस्ट जो है बिहार में, ठीक है, वो कहाँ है, तो ये रोहतास में है, ठीक है, रोहतास। अराउंड कितना है, तो 73% यहाँ आपका क्या है, आपका यहाँ लिटरेसी रेट। और सबसे कम कहाँ है, तो पूर्णिया में है, ठीक है, पूर्णिया में है। अराउंड 51 के करीब है, आई थिंक 51 या 50 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना पूर्णिया का कितना है, ठीक है। ये दिमाग में अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो रोहतास का सबसे ज्यादा है, ठीक है, और पूर्णिया का सबसे कम है। ये पक्का याद रखना, यही एग्जाम में आपका पूछा गया था। अब देखो बिहार का लिटरेसी रेट कितना है ओवरऑल, तो याद रखना 61.8। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार का जो लिटरेसी रेट है ये है 61.8 है, ठीक है। इसमें जो महिला का है 51.5 है, अच्छे से याद रखिएगा, महिला का 51.5 है। और पुरुष का जो है आपका कितना है, पुरुष का जो है 71.2 है। ये तीनों डाटा पक्का याद रखना। ओवरऑल 61.8 है बिहार का, महिला का 51.5 है और पुरुष का 71.2 है, याद रखना। हाईएस्ट किसका है, रोहतास का है, और सबसे कम जो है आपका पूर्णिया का है। सेंसस एकदम देख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाला भी। और आपका ये है आपका, ये जो है आपका क्वेश्चन है, अगर आप घटना चक्र का अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा है अशोक वाला, मौर्य वाला, तो ये उससे क्वेश्चन से देखिए। मनेसर एंड शहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन आर, मनेसर एंड शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया। देखो जब भी हम लोग लिपि का बात करते हैं मौर्यन साम्राज्य का, तो स्पेशली जो हम लोग बात करते हैं अशोका का, अशोका का जितना भी लिपि था सबसे ज्यादा जो लिपि यूज किया गया ब्राह्मी यूज किया गया। बट आपका जो उत्तर पूर्वी वाला जो इलाका है, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, मैंने आपको बताया था खरोष्टी लिपि, जो कि आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो जो खरोष्टी लिपि होगा इसका सही आंसर, देखो याद रखना मैक्सिमम जगह जो है ब्राह्मी लिपि यूज किया गया है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि मैक्सिमम जगह, मेजोरिटी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है उसमें आप याद रखोगे खरोष्टी, मतलब पाकिस्तान वाला ये सब जो एरिया है, ठीक है, खरोष्टी, जिसमें कि आपका सेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला ही एरिया साइड में, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो ये खरोष्टी। और एक याद रखोगे आप अफगानिस्तान का, स्पेशली याद रखोगे, अगर अफगानिस्तान वहां लिखाएगा तो आप इसमें लिखोगे अरमाइक, अरमाइक, ठीक है। तो ये तीनों याद रखो कि तीनों का यूज किया गया है, मैक्सिमम ब्राह्मी यूज किया गया है, उत्तर पश्चिम में आपका खरोष्टी यूज किया गया है, और अफगानिस्तान में अरमाइक यूज किया। ए फॉर अफगानिस्तान, ए फॉर अरमाइक लिपि यूज किया गया, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद है आपका हु इज द हेड। क्वेश्चन इस प्रकार से था, जब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले, ठीक है, खोज किया जा रहा, जिसमें हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदारो हो गया, तो उस समय जो हेड कौन था, किसका, आपका आर्कियोलॉजी का जो हेड कौन था, तो सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो कौन था, आपका जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल था, ये चीज आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं मारना है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारत का पूरे तत्व का जो पिता किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। बट जब ये जब खोजा जा रहा था उस समय कौन हेड था, तो जॉन मार्शल। आप जाके देखना, मैंने करवा दिया है ये सब चीज, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। देखो उसके बाद है ये क्वेश्चन, शायद ये मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, ना ही हमने करवाया आपको। देखो जो एक 1905 से लेके 1905 में क्या हुआ था, बंग आंदोलन हुआ था, जिसमें भी बहुत सारी चीजों को हमने क्या किया था, ब्रिटिश के चीजों को छोड़ा था, मतलब नहीं यूज करना है। तो बंग आंदोलन से लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक, ठीक है, असहयोग आंदोलन तक, वस्त्र बहिष्कार आंदोलन जो है बिहार में चला था। तो इसके हेड कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम और आपका विद्यावांसी देवी, ठीक है, ये इसका जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विद्यावांसी देवी याद रखिएगा, और हसन इमाम। तो ये क्वेश्चंस आप बिहार जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमने निकाला है आपके लिए। बट कुछ इतना मान लीजिए बहुत ही डीपली पूछ लिया, ठीक है, जो आपके थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। बट अभी एग्जाम के लिए इतना नहीं सोचना है, एक क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, इन्होंने बुक लिखा था, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसी एग्जाम में इंडिया डिवाइडेड आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद अनुराग नारायण को क्या बोला जाता है? बिहार विभूति, बिहार केसरी बोला जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार विभूति किसको बोला जाता है? तो अच्छे से याद रखना, अनुराग नारायण। सरोजिनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में जो आपका कानपुर में जो आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 वाला जो सेशन हुआ था, सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? वो सरोजिनी नायडू थी, 1924 वाला। बट सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पहली भारतीय महिला के जगह सिर्फ पहली महिला कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो 1917 में कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। आपको याद रखना है, जो कि कोलकाता में हुआ था। पर पहली भारतीय बोलेगा तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू, 1924 आपका कानपुर वाला सेशन। इनका एक बुक भी याद रखना, ब्रोकन विंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, वो चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि हाईकोर्ट, जो क्वेश्चन ये था कि हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसमें गवर्नर भी था, प्रेसिडेंट भी होगा, इस प्रकार से होगा। तो हमने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट वाला पढ़ना है तो आपको पता होगा। थोड़ा इसको चेंज किया गया कि हाईकोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड अंडर। तो हाईकोर्ट, देखो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, बोलेंगे कौन इसको अपॉइंट करता है? तो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, इसको जो अपॉइंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके, प्लस उस राज्य के गवर्नर को भी साथ में लेके, अगर किसी भी राज्य का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है, ठीक है। और अदर जजेस को नियुक्त करना है चीफ जस्टिस को छोड़ के, तो चीफ जस्टिस जो बिहार के जो हाईकोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो रहेंगे साथ में, गवर्नर रहेंगे साथ में, सीजेआई रहेंगे और आपका प्रेसिडेंट भी रहेंगे, ठीक है। तो हाईकोर्ट का जज किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। बट उनको शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर, याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा, पूछा किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर 217 के अंदर क्या होता है? आपका हाईकोर्ट का जज जो होता है नियुक्त होता है। जाके देख लेना, ये भी आपका पढ़ाया गया है, इवन पीडीएफ में मिल जाएगा। अब याद करो 215 मैंने क्या बोला था? अभिलेख न्यायालय। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अभिलेख न्यायालय है 129, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अभिलेख न्यायालय है 129, और जो हाई कोर्ट है इसका अभिलेख न्यायालय है 215 जो है इसका अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो 129 जो है इसका, 129 जो है आपका अच्छे से याद रखना है, 129 जो है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है किसके लिए? तो आपको याद रखना अभिलेख न्यायालय है किसके लिए? तो आपको अच्छे से याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। और 215 अभिलेख न्यायालय किसके लिए है? तो आपको याद रखना है ये हाई कोर्ट, ठीक है। ये चीज समझ गए। उसके बाद है 216। देखो 224 बोलता है कि हर एक स्टेट में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होगा 224। और हाई कोर्ट का जो स्थापना है, हाई कोर्ट का जो स्थापना है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 216 अनुच्छेद में। तो हाई कोर्ट का जो स्थापना है वो 216 अनुच्छेद में ही, याद रखिएगा। उसके बाद होता है, एक होता है 32 अनुच्छेद और एक होता है 226 अनुच्छेद। याद रखिएगा जो हाई कोर्ट जो है अपना रिट जारी करता है, ठीक है, रिट जारी करता है, वो करता है अनुच्छेद 226 के थ्रू, और जो सुप्रीम कोर्ट है जो अपना रिट जारी करता है वो 32 के थ्रू। तो ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना, यहां से एक न एक क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है। तो 226 क्या हो जाएगा? ये आपका रिट जारी करता है हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जो हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है आपका एटम का, परमाणु का, ठीक है, उसको कैसे डिस्कवर किया गया था? तो जो रदरफोर्ड जो है, क्वेश्चन पूछा था कि रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवरी के लिए आपका गोल्ड फॉइल, ठीक है, अल्फा रे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यूज किया था। अच्छे से जाके देखना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अल्फा रे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो यूज किया गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा इन्होंने ही न्यूक्लियस का क्या किया था? आविष्कार किया था। आपको अच्छे से याद रखना है। जे थॉमसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी पूछा गया था, 1897 था आई थिंक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 1897 याद रखिएगा। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिएगा प्रोटॉन का जो डिस्कवर किया था किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था,
ठीक है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किया था आपको अच्छे से याद रखना है, जेम्स चाडविक ने किया था। जेम्स चाडविक ने किया था। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है। देखो, तो जेम्स चाडविक ने किसने किया था? न्यूट्रॉन का किया था, अच्छे से याद रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का किसने किया? जे थॉमसन। न्यूक्लियस का किसने किया? केंद्रक का किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया। आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है। इसका वेट कितना होता है? तो 9.1 10⁻31 kg होता है, सबसे हल्का है ये, ठीक है। पूछा जाएगा सबसे भारी कौन है? तो न्यूट्रॉन है। ये कितना है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27, ये सबसे भारी है 1.67। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और बीच में रह जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका जो है आपका न्यूट्रॉन का कितना है? 1.674 10⁻⁻27 इसका वेट है, और इसका 9.1 10⁻⁻31 kg। सबसे हल्का ये है, सबसे भारी वो है। और चार्ज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस पे क्या होता है चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। चार्ज को कूलम में लिखते हैं, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे होगा तो ये आपका नेगेटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ठीक है। वही आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और यही अगर आप प्रोटॉन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आपको पता होगा 1920 से स्टार्ट होता, 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था, आपको पता होगा, ठीक है। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो ये चलाया गया था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जो ये क्यों वापस ले लिया गया था, तो आपको पता होगा चौरी चौरा इंसिडेंट, ये भी आपका 1 घंटा वाला में मैंने करवाया था। 4 फरवरी आपको पूछा जाएगा, 4 फरवरी आपका 1922 आपको पूछा जाएगा चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी हिंसा को देख के, ठीक है, आपको क्या कर दिया गया था? 12 फरवरी 12 फरवरी कहीं लिखा हुआ, 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका क्या कर दिया गया था? आपको उसको खत्म कर दिया गया था। तो याद रखिएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों खत्म है? तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये चौरी चौरा इंसिडेंट। और कब खत्म किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। जलियांवाला बाग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। मार्च 1913 में क्या आया? तो आपको याद रखना है आपका रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, जिसको काला कानून बोला गया, मार्च 1913 में। और क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मार्च 1919 में आया, ठीक है। मार्च 1919 में आया आपका रॉलेट एक्ट आया। और याद रखिएगा जलियांवाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, उस समय जलियांवाला बाग जो हुआ था उस समय उस एरिया का मजिस्ट्रेट कौन था? तो जनरल ओ डायर। तो क्वेश्चन पूछा गया था, उधम सिंह ने 1940 में, याद रखिएगा 1940 में उधम सिंह ने लंदन में इसका बदला लिया था। उधम सिंह ने 1940 में किसको मारा था? तो जनरल डायर भी लिखा होगा, जनरल ओ डायर मारना। जनरल ओ डायर क्या था? उस समय वहां का मजिस्ट्रेट था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था, ठीक है। और आपका बरदौली सत्याग्रह 1928 याद रखना, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बरदौली सत्याग्रह में मेन इसको लीड कौन किए थे? बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है हाउ मेनी वॉलेंटियर एक्यूपाइड, मतलब दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? सबको पता है 78 किया था। कितना? 78। तो सबसे पहले याद रखना, डेट याद रखना, कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। 1930 तक चला था, मतलब 1930 में ही 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। 1930 में हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, याद रखिएगा।
टोटल ये कितने दिन चला था, तो याद रखिएगा टोटल जो चला था आपका ये 24 दिन चला था, 24 डेज चला था, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें कितने लोग इनके स्टार्टिंग जब ये किए थे तो कितने लोग इनके साथ थे, तो 78 थे, पर वहां पहुंचते पहुंचते लाखों हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कितने दूरी चले थे, तो 240 माइल्स चले थे, याद रखिएगा 240 माइल्स चले थे। और साथ में ये भी याद रखिएगा बाद में जब नमक कानून तोड़ते हैं और आगे चल के इनके और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, 5 मार्च 1931 को होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉलेंटियर, ये तो हो गया। एक चीज मैंने देखा है, अभी तक लोग सो रहे थे, अब एग्जाम सामने आ गया है, तो ई कहाँ है, ऊ कहाँ है, सर क्विज कहाँ चल रहा है, गजब, ठीक है। हाउ मेनी वॉलेंटियर अकम्पनीड बाय द दांडी मार्च, ये हो गया। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ठीक है। उसके बाद है, थोड़ा फास्ट करते हैं, जो सप्तपर्णी गुफा जो है ये कहाँ है, ठीक है, तो ये आप सबको पता है ये कहाँ है, तो ये आपका राजगीर में है, राजगीर में है आपका सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो भारत रत्न से आपको पूछा जाएगा, इसमें पूछा गया था कि जो 1954 में, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, पूछा गया था 1954 में, पहली बार 1954 में ही दिया गया था कि भारत रत्न जो है 1954 में किसको दिया गया था, ठीक है। और आखिरी भारत रत्न टोटल 5 आदमी को मिला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 2023 वाला। तो सीवी रमन जो है याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1954 में किसको मिला था भारत रत्न, तो टोटल 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, उसके बाद आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णा प्लस आपको सीवी रमन, तो वहां सीवी रमन था, तो ऑप्शन हो जाएगा 1954 में सीवी रमन को मिला था, याद रखिएगा। ये वही सीवी रमन है जिन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट इन्होंने खोजा था, रमन इफेक्ट, ठीक है। और इसी रमन इफेक्ट के कारण 1930 में इनको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था, अच्छे से याद रखिएगा, फिजिक्स में। इसी के रमन इफेक्ट की खोज में हम लोग 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाते हैं या नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फास्ट करेंगे, नहीं तो ये होने वाला है नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेहतरीन क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चन कितनी सुंदरता से मैंने करा। अगर स्टेटस के क्वेश्चंस भी देखो, ये सब क्वेश्चन देखो, इसको भी क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक, मतलब उष्मा छेपी बोला है, मतलब जहां एनर्जी निकलेगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हीट जो है आपका उष्मा जो है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी एक ऊर्जा है, ठीक है। मैंने 2 चीज बताया था यहां, इसमें भी 2 ही चीज दिया हुआ था, एक पूछा गया था, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है उष्मा छेपी है, एक उष्मा शोषी होता है, उष्मा छेपी मतलब एनर्जी निकलेगा, तो इसमें 2 दिया हुआ था, दोनों सही है। आप देखिए, एक कि अगर हम लोग एसिड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड में पानी मिलाएंगे, इट्स वेरी 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 डेंजरस, क्योंकि जब एसिड में हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एसिड में पानी मत मिलाइए, पानी में हल्का हल्का एसिड मिलाइए, ये ज्यादा सही है, ठीक है, याद रखिएगा, डाइल्यूटेड करने के लिए। पहला ये भी सही था, हमने यहां सिर्फ एक स्टेटमेंट लिया है कि आपका अगर एसिड में अगर पानी मिलाएंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्मा छेपी होता है, पहला। दूसरा था कि जो चूना होता है, चूना में अगर पानी मिलाते हैं तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक है। इवन इसका हमने अभी स्टेटस वाले में क्वेश्चंस में इसलिए बोलता था, चूना को लिखे CaO, अगर इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं H2O, तो ये बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूना पानी भी बोलते हैं, कैल्शियम CaOH, और नीचे मैंने 2 लिखा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इतनी सुंदरता से मैंने आपको कराया है, और वही सुंदरता आपको अपना पेपर में दिखाना है, तेज नहीं बनना है। ये आखिरी समय में फिर से कह रहा हूं, बहुत लोगों को भटकते देखा है, जितना बताया गया है, जितना PDF दिया गया, बस वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटस में भी मैंने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूना है, लाइम है, इसे पानी मिलाओगे तो ये आपका चूना पानी लाइम वाटर बनेगा और हीट इसमें निकलेगा, ठीक है। ये सब चीज आपको करवाया गया है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक, तो क्या हो जाएगा, कहाँ है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन है, हाँ, एडिंग वाटर, ठीक है। पानी में, पानी अगर हम लोग
क्विक लाइम में मिलाते हैं, क्विक लाइम में। क्विक लाइम मतलब समझते हो, इसी को लाइम भी बोल सकते हो। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है ये। और हिंदी भाषा में बोले तो ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। तो बिना बुझा हुआ चूना में मिलाओगे, जिसको सिंपल में चूना भी हम लोग बोल सकते हैं। याद रखिएगा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सीधा सॉलिड से गैस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको सब्लिमेशन उद्वर्धन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। एग्जाम में क्या पूछा था कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड में हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण डिपोजिशन, याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था इवापोरेशन से, ठीक है। जो वाष्पीकरण से क्या पूछा गया था, याद करो कि अगर हम लोग पसीना में हम लोग घर आते हैं धूप से, तो जैसे फैन के सामने बैठते तो ठंडा लगता है, तो ठंडा लगता है तो क्यों लगता है, ऑप्शन में वहां दिया होगा आपका वाष्पीकरण, और भी ऑप्शन में दिया होगा ट्रांसपायरेशन, ये वे वो, ठीक है। घबराइएगा नहीं, ट्रांसपायरेशन हमेशा प्लांट के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। और जो वाष्पीकरण है, इवापोरेशन है, वो हमेशा हम लोग ह्यूमन के टर्म में बात करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कि आइडियल टेम्परेचर, देखो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड बनाया था। जो आपका जो रबर होता है, ठीक है, रबर, तो रबर को ग्रो करने के लिए, ठीक है, रबर को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो आपका 25 से 35 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। वहां आपका एवरेज टेम्परेचर जो होता है 25 होता है, और जो आपका बारिश जो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर हो सकता है आप लोगों को वहां प्रॉब्लम किया होगा, ठीक है, अगर इतना आपने नहीं पढ़ा होगा कि कितना ये चाहिए। बट ये आपने पढ़ा होगा कि जो रबर जो होता है आपका केरल में होता है, वहां बारिश बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और केरल इसलिए भी न्यूज में था, मतलब आप थोड़ा कनेक्ट करना अगर आप सीखोगे, केरल में जो पाया जाता है आपने पढ़ा होगा लेटराइट सॉइल पाया जाता है, और लेटराइट सॉइल वही होता है जहां टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और आपका रेनफॉल भी ज्यादा होता है। तो रबर को प्लांटेशन के लिए याद रखिएगा टेम्परेचर एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस, और जो बारिश होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, ये भी चीज याद रखिएगा। और रबर का अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल पॉलीमर है, मतलब प्राकृतिक बहुलक है, और इसका मोनोमर जो होता है ये किससे बना होता है, तो आइसोप्रीन से बना होता है, याद रखिएगा आइसोप्रीन। तो अगर मैं पूछूं कि इसका मोनोमर क्या है, किसका रबर का मोनोमर क्या है, तो बोलोगा आइसोप्रीन है। और जो ओरिजिनल रबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है। और सर इसी प्रोसेस को, सल्फर के मिलाने को प्रोसेस को जो हम लोग रबर में मिलाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो वल्केनाइजेशन बोला जाता है, वल्केनाइजेशन। ये सब याद रखना। और सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है, तो केरल में होता है, पूरे दुनिया में आपका थाईलैंड में होता है। लेटराइट सोइल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, एकदम फेवरेट है ये वाला लेटराइट सोइल, ठीक है, कि लेटराइट में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड दो इस तरीके से बनाया गया था। तो देखो जो अगर हम लोग केरला को अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये केरल वाला जो आपका मालाबार कोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका लेटराइट सॉइल मिलता है, ये पहले याद रखना, ठीक है। सबसे पहले बोला कि लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा जहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होता है। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लीचिंग जो देखते हो कि वर्ड लिखा होगा लीचिंग, तो ये लीचिंग जो होता है किस मिट्टी में पाया जाता है, लीचिंग, ये सब मैंने समझा रखा है। तो लीचिंग जो होता है ये भी लेटराइट में होता है, लेटराइट मिट्टी में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ईएसआई में पूछा गया था, इससे पहले वाला ईएसआई में, ठीक है, कि जो काजू के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सा है, तो रेड लेटराइट, लाल लेटराइट मिट्टी, या सिंपल लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईटा बनाने के लिए कौन सा मिट्टी यूज करते हैं, तो वो भी लेटराइट करते हैं, ठीक है। ये सब याद रखना, ये लेटराइट से है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भारत का ऐसा मिट्टी है जिसमें क्या हुआ है कि इतना आपका आयरन आ गया है, लोहा आ गया है, जिसके कारण उसका फर्टिलिटी खत्म हो गया, अब वो उपजाऊ लायक नहीं रह गया है। तो वो भी आपका लेटराइट मिट्टी जिसमें बहुत सारा आयरन आ गया, इसीलिए लाल भी दिखता है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन आपका करवाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, चार उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा गया था इस कौन सा जो है ये आपका फंडामेंटल राइट्स का भाग नहीं है, मूल अधिकार का भाग नहीं है। उसमें था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता। देखो समान नागरिक संहिता जो है डीपीएसपी का भाग है, किसका, डीपीएसपी का भाग है, जो कि अनुच्छेद नंबर 44 में बताया गया है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सिविल कोड। याद रखिएगा सबसे पहले गोवा ने लगाया था, बट आजादी से पहले, आजादी के बाद पहला राज्य जो इसको लगाया है वो है उत्तराखंड, और दूसरा जो है ये है आपका गुजरात, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया गया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंक्लूडेड अंडर, ठीक है। तो ये किसमें है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक और क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाए क्योंकि फ्रेमिंग ही नहीं हो पाया वो सब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी था फंडामेंटल ड्यूटीज,
तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, 51A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हम लोग ने, आपका रसिया से लिया है, रसिया से आपका मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। और ये कौन से अनुच्छेद में, 51A में है। कौन से समिति के रिकमेंडेशन पे, बोलो बोलो, कौन से समिति के रिकमेंडेशन पे आपका मौलिक कर्तव्य लाया गया है, क्योंकि पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्य लाया गया। अनुच्छेद कौन सा इंक्लूड किया गया, 51A इंक्लूड किया गया। कौन से संविधान संशोधन से, तो 42वें संविधान संशोधन से। अब याद रखिएगा कि जब आपका मौलिक कर्तव्य आया था तब आपका उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां जो जोड़ा गया कितना था, 10 था। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मत बोल देना, 0 था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 51A जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और 11वां जो जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया जिसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सब चीज कर लिए हैं तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल, ये भी आपको करवाया गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक है, ठीक है, लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 330, क्या क्या मैंने बताया था, 330, 331, ठीक है। तो 330 जो बताता है, इसको फिर से +2 करोगे तो 332 हो जाएगा। ठीक है, तो SC ST के लिए लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में वो दिया गया है आपका 330 में, और वही विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है वो 332 में। 331 क्या था, तो जो एंग्लो इंडियन है उसको जो आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, लोकसभा में, वो 331 में, बट अब ये हटा दिया गया है। 104 अमेंडमेंट जो है वो लाया गया 2019 में, उसके द्वारा ये हटा दिया गया है, और ये तो हटा दिया गया, बट ये जो आरक्षण है इसको अगले 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। तो SC ST याद रखिएगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, पूरा अमेंडमेंट वाला एक अलग ही मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लेना। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहले, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आपको पूछा गया था। पिछली बार जो पूछा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, दो क्वेश्चन याद रखना, एक तो आर्टिकल नंबर 231 और एक जो है आर्टिकल नंबर 233। तो आर्टिकल नंबर 231 ये कहता है कि एक हाईकोर्ट, ठीक है, एक हाईकोर्ट एक या एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, वो 231 कहता है, और 233 कहता है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपका बताता है, याद रखिएगा। यहां पूछा है कि, यहां पूछा था कि जो डिस्ट्रिक्ट, कुछ क्वेश्चंस अलग थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं, ठीक है, वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जो जज जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा। यहां है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल किसके सिफारिश पे करता है, तो आपको याद रखना है किसके सिफारिश पे, तो ये हाई कोर्ट के सिफारिश पे करता है, स्टेट हाई कोर्ट, याद रखना। ठीक है, जो ये पहले ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप देख लेना आर्टिकल वाले में, ये भी हो चुका है। देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक पावर प्लांट जो है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है हम लोग कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ मिलाने के लिए दिया हुआ था, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया, जैसे खाएगा, अरे खाएगा, नाटक मत कर, खाएगा नाटक मत कर, तो खाएगा आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ है, तो कर्नाटका में। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, तमिलनाडु में, याद करो, तो ये तो कहाँ जाएगा, कर्नाटक में, ये मिलाने आएगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो कायगा। फिर तमिलनाडु से मैंने क्या करवाया था, एक तो मैंने आपको बताया था कलपक्कम, 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 तो कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, और कलपक्कम में ही जहां ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहीं आपका इंडियन इंदिरा गांधी, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यही आपका कलपक्कम में ही है। और याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है आपका कुंडाकुलम, कुंडाकुलम, तो कुंडाकुलम भी कहाँ है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में। तो कलपक्कम और कुंडाकुलम तमिलनाडु में है। एक बार बार पूछा जाता है आपका नरोरा, नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा, ठीक है, नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ है, तो बुलंदशहर आपका यूपी में है, बुलंदशहर यूपी में है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा ये तारापुर है यहाँ, ठीक है, ये सब याद रखना, महाराष्ट्र में तारापुर, कुंडाकुलम एंड कलपक्कम तमिलनाडु,
आपका तारापुर आपको याद रखना है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, नरोरा आपको याद रखना है बुलंदशहर यूपी, और एक है रावत भाटा याद रखना है आपको राजस्थान। ये सब चीज आपको करवाया गया है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप कर लोगे। उसके बाद अलबुरुनी, मैंने आपको बता दिया था कि अलबुरुनी जो पूछा गया था कि कौन से सदी में आया था, तो कौन से सदी में आया था, 11वीं सेंचुरी में आया था, 11वीं सदी में आया था। कब आया था, तो 1017 में आया था। किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। ये पहला ऐसा मुसलमान था जिसने हिंदू टेक्स्ट को पढ़ा था, ठीक है, तो 1017 इसका आंसर हो जाएगा। और सेंचुरी पूछा गया था कौन सा सदी, तो 11वां सेंचुरी में आया था। ये आपका दरोगा मेंस में भी पूछा गया था 1275 में। विच एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने आपको करवाया, ये सब PYQ से ही है, ठीक है। मैग्नेटिक, 3 तरीके का मतलब एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक जिसको लौ चुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। एक है आपका अनुचुंबकीय जिसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और एक है आपका डाईमैग्नेटिक जिसको हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो उसमें कौन सा में क्या आता है ये चीज हमने आपको बताया। इसमें पूछा है विच एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे अच्छा होगा निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। मैंने बताया था 3 जो है, मैंने क्या बताया था, कोबाल्ट, निकल एंड आयरन, ठीक है, आयरन। तो ये तीनों जो है बेस्ट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। उसमें और भी था कुछ मिलाने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम क्या है, तो ये मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो तो करता है पर ये आपका पैरामैग्नेटिक में आता है, तो उस तरीके से था। बाकी आप समझ गए होंगे, ये समझाया गया। उसके बाद है चिन्ना केशव टेम्पल आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है चिन्ना केशव टेम्पल जो है आपका ये है वेलूर, आपका कर्नाटका में है। थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका ऐसा इसमें भी आपका मतलब थोड़ा स्टेटमेंट था, जैसे कि ऐसा यूनिट, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपका जूल है। कार्य और एनर्जी मैंने थोड़ा दिन पहले ही पढ़ाया था। फिर से इसमें स्टेटमेंट में दे दिया था कि आपका गतिज ऊर्जा के बारे में दे दिया था, पूछ रहा था इसमें से कौन सा सही, तो बस उतना इसमें टेंशन नहीं है, सब समझाया हुआ है, तो ये जूल हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया कि साउंड जो है, साउंड सबसे पहले साउंड को उसमें लिखा था कि साउंड जो है वैक्यूम में, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया साउंड नहीं कर सकता है, और जो आपका जो लाइट है वो कर सकता है, क्योंकि लाइट जो है विद्युत चुंबक की तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो आपका साउंड है ये क्या है आपका, अच्छे से याद रखिएगा, ये मैकेनिकल वेव है आपका, ये क्या है, यांत्रिक तरंग है। तो ये वैक्यूम में नहीं कर सकता है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम का जरूरत पड़ता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा, यही था, ठीक है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल वेव। मैंने क्वेश्चंस थोड़ा आपको बता दिया किस तरीके से था, ठीक है। साउंड मैंने क्या बोला था, साउंड से पक्का आएगा। देखो सिर्फ आप स्टेटस वाले क्वेश्चन से, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पक्का याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। इस पे तो न्यूमेरिकल भी पूछा गया है पहले साल, ठीक है, याद रखना। तो ये जो डिपेंड करता है ये इसके मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब द्रव्यमान और उसके वेग पे डिपेंड करता है कोई भी काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का, याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के फॉर्म में, ठीक है, ये तो वेग है, संवेग के फॉर्म में भी एक पूछा जाता है, तो p²/2m। ये न्यूमेरिकल पूछा गया इस पे, ठीक है, कि हम लोग अगर मोमेंटम दुगना कर देते हैं, ठीक है, मोमेंटम अगर दुगना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, और कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 300% बढ़ जाएगा। ये सब इस फॉर्मूला पे है, एकदम मैंने इसको करवाया है, एकदम अच्छे से देख लेना। ये मोमेंटम इक्वल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे तो p²/2m लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, आपका मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, याद रखना। फॉर्मूला याद रखना, घुमा घुमा के देगा, यही देगा। और आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है, उसका भी फॉर्मूला याद रखोगे, mgh। m क्या है, उसका मास है, द्रव्यमान है बॉडी का। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h जो है वो कितना ऊपर नीचे है। उसके बाद है न्यू, इसको भी 2 तरीके से इसमें बनाया गया था, एलुवियल सॉइल को और आपका शिवालिक को मिला के क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो उस एक तो यही स्टेटमेंट था कि जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं, तो ये सही था। और एक जो था वो जो आपका जो शिवालिक है उससे रिलेट करके क्वेश्चंस बनाया गया था, दोनों को मिक्स किया गया था। घबराइएगा नहीं वहां, ठीक है, आप कर लोगे। ये भी मैंने अच्छे से समझाया। क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरीके से बनाया हुआ था कि ब्लू कलर जो होता है, ठीक है, ब्लू कलर जो होता है स्काई का, देखते हो जो साफ दिन में स्काई कलर जो होता है ब्लू होता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है।
इसका मेन कारण क्या है तो आपका कि उसका जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, आपका जो वेवलेंथ होता है बहुत होता है, तो ये गलत है। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि कोई भी चीज ज्यादा परिकीर्णन होगा, ज्यादा स्कैटरिंग कब होगा, जब उसका वेवलेंथ छोटा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना छोटा वेवलेंथ होगा ज्यादा वो स्कैटर होगा, ज्यादा उसमें परिकीर्णन होगा, ये सब चीज समझाया हुआ है। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो होता है क्यों होता है, तो ये जो होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट के स्कैटरिंग से होता है। बट क्यों होता है, तो याद रखिएगा ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो है ये छोटा है, ठीक है, याद रखिएगा छोटा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, जिसका ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा, वो स्कैटरिंग परिकीर्णन उतना ही उसका, जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना। जैसे रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो क्या होगा, उसका परिकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होगा। ये कंसेप्ट मिला के दिया हुआ था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन यहां ले लिया। उसके बाद है आपका इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखा है, तो मैंने बता दिया इंडिया डिवाइडेड बुक, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा याद करो क्या क्या लिखा गया, ए लेटर टू नेशन, ए लेटर टू नेशन, ए लेटर टू डॉटर, ए लेटर टू नेशन, ए लेटर टू डॉटर। और क्या लिखा गया है, तो और लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और क्या लिखा गया है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए लेटर टू डॉटर और ए लेटर टू नेशन, ये सब जो लिखा गया है इनके द्वारा लिखा गया है। बंच ऑफ लेटर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वेटिंग फॉर वीजा, ए वेटिंग फॉर वीजा, ए वेटिंग फॉर वीजा। ये सब बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम यहां से आने वाला है क्वेश्चन, उनके संस्था से आएंगे, क्या क्या उन्होंने संस्था बनाया था, ये सब चीज, ठीक है। चलिए अलग से इसको आपको पीडीएफ भी दिया गया। हड़प्पन सेल, ये भी आपको करवाया गया था एग्जाम से पहले, आपने देखा होगा, ठीक है। जो हड़प्पा जो मोहरे रहते थे वो किससे बने रहते थे, तो वो स्टेटाइट, ठीक है, सेल खरी से बने रहते थे, ये भी आपको करवाया गया है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कितनी बार मैंने करवाया, दो चीज मैंने आपको करवाया था। पहला, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पोखरण दूसरा जो हुआ था 11 मई 1998 को दूसरा, भारत ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसको हम लोग पोखरण 2 भी बोलते हैं या इसको शक्ति बोलते हैं। और पहला जो पोखरण टेस्ट हुआ था वो 18 मई को हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है, पहला पोखरण टेस्ट। इसको दिया गया था, कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये सब आपको करवाया गया है, 5 ईयर प्लान में भी मैंने करवाया, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मई से तो नहीं, पर 15 अक्टूबर से आपको पूछा गया था, ठीक है, ये सब करवाया गया। 15 अक्टूबर से ग्रामीण महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर। 12 मई को क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स डे मनाते हैं, ये सब करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद है ये पूछा है ट्रॉपिक लेवल, बस एक वीडियो डाला गया है, 1 घंटे के अराउंड है, आपका इन्वायरमेंट वाला पक्का देख के जाना, इन्वायरमेंट वाला जो आपका ये फोल्डर बना हुआ है। करेक्ट लेवल, करेक्ट इसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो देखो ये ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले सन होगा, सन से ही तो पूरा एनर्जी आता है, उसके बाद प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा, उसके बाद सहकारी होगा, उसके बाद मांसाहारी होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ट्रॉपिक लेवल वाला मैंने आपको बताया था इस तरीके से, यहाँ ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हार्बीवोरस होगा, हार्बीवोरस मतलब होता है जो पेड़ पौधे खाते हैं, शाकाहारी। उसके बाद कार्निवोरस होगा, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर फिर से कार्निवोरस के ऊपर और डबल कार्निवोरस होता है। हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी पास होता है, ये भी चीज याद रखना, 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होता था। इसको किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, आपको अच्छे से याद रखिएगा। और जो पिरामिड बनता है, एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। एनर्जी हमेशा वन डायरेक्शन में यहाँ फ्लो हो रहा है, इसलिए ये सीधा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर सबसे ज्यादा है या डिकम्पोजर सबसे ज्यादा है, तो अपघटक जो होता है पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जो है अपघटक है, डिकम्पोजर है, ये भी आपको पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक मौर्य बला से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था इसी एग्जाम में, तो आपको पता इजी था कि जो मौर्य डायनेस्टी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, तो उसमें जो आया था आपका बिंदुसार आया था, आपको याद रखिएगा, सक्सेसर। बैटल ऑफ तालिकोटा हमने कर लिया, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन था कि आपको सजाना था कि ठीक है आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये भी बहुत इजी है, सब करवाया हुआ है आपको। देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ तो सबसे पहले आपका अजंता आएगा, अजंता अजंता आएगा जो कि कहाँ है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या आएगा महादेव हिल, महादेव हिल कौन सा है आपका, अगर भारत का अगर बीच से अगर देखोगे तो एक सतपुरा रेंज जाता है, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज जो है 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में है आपका, उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, तो आपका है महादेव हिल, महादेव हिल, ठीक है। पश्चिम में क्या है राजपीपला, पश्चिम में है राजपीपला, उत्तर में है महादेव, और पूरब में है आपका अमरकंटक, मैकाल श्रेणी है, मतलब पूरब में है मैकाल श्रेणी, ठीक है, बीच में है महादेव, और बीच में नहीं उत्तर में है महादेव, और आपका पश्चिम में है राजपीपला, ठीक है। तो अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है, एक ऊपर सोन जाती है, इधर आपका नर्मदा जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ताप्ती कहां से निकलती है, तो ये भी सतपुरा श्रेणी से निकलती है, एकदम अच्छे से याद रखना। कौन सा रिवर है जो सतपुरा श्रेणी से निकलती है, ताप्ती निकलती है, याद रखना। तो अजंता महाराष्ट्र में सिर्फ एकमात्र ऐसा पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ एक राज्य में, वो है अजंता, ये भी याद रखना। महादेव हिल्स ये सतपुरा श्रेणी का भाग है, याद रखिएगा। और महादेव हिल में ही सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है जिसको हम लोग बोलते हैं धूपगढ़, क्या बोलते हैं धूपगढ़, जिसका हाइट है 1352 मीटर, 1352 मीटर है वो आपका धूपगढ़, याद रखिएगा। सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ महादेव हिल में ही है। उसके बाद आता है अरावली रेंज, अरावली रेंज आपका कहां से स्टार्ट होगा, आपका राजस्थान से को पकड़ते हुए आपका दिल्ली तक जाता है। तो सबसे उत्तर में कौन है आपका अरावली श्रेणी, और अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है गुरु शिखर, जिसका हाइट कितना है 1722 मीटर, अच्छे से याद रखना। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी आपका अनाईमुदी, अनाईमुदी जो अनामलई श्रेणी में आता है, कितना हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। और सेडल पीक भी याद रखना, अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी क्या है सेडल पीक, जो कि कहां है उत्तरी अंडमान में, कितना उसका हाइट है 732 मीटर, ठीक है। 46 हो गया। 47 यूरेनियम डिपॉजिट, ये देख लेना किस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपको 6 क्वेश्चंस आई थिंक बिहार से मुझे दिखे, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन जो आपको वीडियो पीडीएफ से थे, एक जो हसन इमामी बना था वो नहीं था, ठीक है। तो यूरेनियम डिपॉजिट इन बिहार, ठीक है, यूरेनियम का है तो गया में है, याद रखिएगा, ठीक है। और जमुई में याद रखिएगा गोल्ड और आयरन दोनों, आयरन भी आएगा तो जमुई मार सकते हो। कलिंगा वार कब हुआ था ये आपको करवाया गया 261 बीसी, ये आपका 1 घंटा वाला जो था। 49 3 आपका महाजनपद जो है आपका बिहार में है, उत्तर में है आपका वज्जी, वज्जी का कैपिटल वैशाली, वज्जी का कैपिटल वैशाली, और वज्जी का ही जो आपका वज्जी का ही भाग था आपका कौन, आपका लिच्छवी, लिच्छवी किसका भाग था वज्जी का ही भाग था, याद रखिएगा, ठीक है। और लिच्छवी पहला गणतंत्र राज्य भी था, ये याद रखिएगा। तो उत्तर में एक था महाजनपद, 16 महाजनपद है, बिहार में 3 महाजनपद। उत्तर में आपका, उत्तर में क्या आपका, उत्तर में कौन सा वज्जी, उसका कैपिटल क्या था वैशाली। दक्षिण में 2, एक तो मगध हो गया जिसको गिरिवज बोलो चाहे राजगिरी बोलो, ये हो गया। और एक था अंग महाजनपद, ठीक है, ये वही अंग है जो दुर्योधन ने दिया था किसको, कर्ण को। तो इस अंग महाजनपद का जो राजधानी है ये है चंपा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक आपका एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2400 वाला में पूछा था कि जो मत्स्य का राजधानी क्या था, मत्स्य महाजनपद का, तो विराटनगर, विराटनगर, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड बनाया हुआ था कि जो प्रधानमंत्री को पहले नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री के कहने पे प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, तो इस तरीके से था क्वेश्चन। तो मैंने फॉर्म कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया है कौन इसको नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर 75 के 1 के अंदर, और इसके रिकमेंडेशन पे क्या होता है बाकी सब मिनिस्टर को भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इस टाइप के थे क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी पे ही कर चुके हैं हम लोग बहुत बार। मोस्ट अबाउंडेंट टाइप, ये इस टाइप से क्वेश्चन था जहां तक मैं समझ पाया हूं कि सबसे ज्यादा जो किस टाइप का जो कोयला है भारत में मिलता है, ठीक है। या आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्योर कोयला कौन सा है, तो देखो सब करवा दे रहा हूं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, ठीक है। सबसे खराब कोयला कौन सा है, पीट, इसमें सबसे कम कार्बन मिलता है, ठीक है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, तो लिग्नाइट को। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है, तो बिटामिनस मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है रोजवुड, देखो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था उसमें वर्गीकरण पे पूछा गया था और फॉरेस्ट से। तो
एक पेज में शॉर्ट नोट्स उसको जरूर देख के जाएगा। ये मैंने इसलिए लगा दिया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले वाले एग्जाम्स में, ठीक है, कि जो रोजवुड होता है, ठीक है, रोजवुड जो होता है, ठीक है, ये कौन से आपके फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एवरग्रीन फॉर सदाबहार वन में ये पाया जाता है, ठीक है, रोजवुड। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का पूरा डेफिनेशन मैंने समझा रखा है, पीवाईक्यू में देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये पोजिशनल एनर्जी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, खींचे हुए तीर में, ये समझा चुका हूं, आप कहीं टाइम वेस्ट करना है इसमें। डिटर्जेंट जो है, इस पर डिटर्जेंट पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत अच्छे से समझा के रखा है, देख लेना। डिटर्जेंट, सोप, फिर से दवाई उबाई वाला जो होता है, ठीक है, आपका सब चीज किए हुए हैं, ठीक है, दवाई वाला भी। तो डिटर्जेंट जो होता है कैसे कपड़ा को क्लीन करता है, तो पृष्ठ तनाव के माध्यम से करता है, कैसे करता है ये सब चीज आपको समझाया गया, ठीक है। 55 हो गया। एक दो क्वेश्चंस मैंने बना दिया है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो किशमिश जो होता है, ठीक है, पानी में रख देते तो फूल जाता है, इसका मेन कारण क्या है, तो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस याद रखिएगा, परासरण जिसको बोला जाता है, ठीक है। और जितना भी फिशेस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने करवा रखा है, फिश कौन से पार्ट में आता है, कौन सा ओरिजिनल फिश है, कौन सा फॉल्स फिश है, सब करवा चुके हैं, ठीक है। तो ऑल फिशेस बिलोंग टू कोर्डेटा, कोर्डेटा, कोर्डेटा। एनेलिडा में क्या आता है जल्दी से बताओ, जोंक जो आता है, जोंक जो आता है एनेलिडा में आता है, प्लस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको किसान का मित्र कहा जाता है आपका अर्थवर्म, केचुआ भी जो है वो भी एनालिडा में आता है। मोलस्का से ही दरोगा में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम लोग मोती निकलता है, मोती, सीप से मोती निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पियल ऑयस्टर, वो किसका भाग है, तो वो मोलस्का का भाग है। और दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो एंथ्रोपोडा। ये सब चीज आपका करवाया गया है, ठीक है। और क्या ही हम बताएं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। जो जीडीपी, एक बार तो जीडीपी का आपका पूरा पूछ लिया था कि जीडीपी मतलब क्या होता है, देखना दरोगा का ही क्वेश्चन है। इसने पूछा कि जीडीपी में मैक्सिमम भाग किसका होता है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका जो है सर्विस सेक्टर, जो कि टर्सरी सेक्टर में आता है, कुछ इसी प्रकार का था। ये सब खुद फॉर्म किया गया है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, जीएसटी पे पूछा गया था, एक बार पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा था कि इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ, ठीक है। और वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ, बिहार का जो पहला मीटिंग, ठीक है, बिहार का विधानसभा विधान परिषद, बिहार का विधान परिषद का, ये भी पीवाईक्यू है, बिहार का विधान परिषद का जो पहला मीटिंग हुआ था 1913 में हुआ था। और ये यूपी, बिहार और उड़ीसा के दोनों के लिए हुआ था एक साथ। ये बांकेपुर पटना में हुआ था और ये 1913 में हुआ था। 1916 में भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट कब फॉर्म हुआ था, तो 1916 में। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट है बिहार के। पीवाईक्यू वाला जो है फुल जो आपको दिया गया है वो प्लीज आप देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। आप समझ गए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वही पढ़ना है जो दिया जा रहा है। अगर अभी भी आप भटके तो ये आपका, तो बोलोगे सर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ऐप पे जाना है, पहला फोल्डर है उसमें देखिए कि क्या क्या पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट में, बस वही पढ़ना है। A to Z क्वेश्चंस आपको कहता हूं ना, अगर ये 75 अगर क्वेश्चंस था ना, 70 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके वीडियो पीडीएफ से आपके आए हुए हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, इतना ही पढ़िए जितना आपको दिया गया है आंसर में, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।